तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस मुद्दे पर कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन देखना होगा कि सरकार आखिर कब तक इस मुद्दे को लेकर कोई किसी तरह का निर्णय लेती, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से और कर्मचारियों की तरफ से अब इस पर लामबंद हो रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में नई मंत्रिमंडल और सरकार गठन को लेकर बैठकों और मंथन का दौर जारी है। नई सरकार के स्वरूप को लेकर 2 दिनों तक दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ सोमवार की शाम दिल्ली से लखनऊ लौट आए हैं। अब एक बार फिर मंत्रिमंडल के नामों पर मंथन के लिए 16 मार्च को दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। संगठन की इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह, बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ आएंगे। हालांकि ये प्रक्रिया होली के बाद होने वाली है। कहा जा रहा है कि ये बैठक इस मायने में खास है क्योंकि इसी बैठक में योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर लगेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल के अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्यों के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर चर्चा होगी। खबर यह भी है कि इस बार मंत्रिमंडल में पहली बार में ही करीब 3 दर्जन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण की तारीख भी आज तय हो सकती है। यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा डिप्टी सीएम को लेकर है। पहली व्यवस्था के तहत यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री थे। इस बार नई सरकार में यही व्यवस्था रहेगी या कोई बदलाव होगा, इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। साथ ही इस बार भी क्या केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। खबर है कि मौर्य समाज को साधे रखने के लिए केशव को कैबिनेट मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए रखने की प्रबल संभावना है। वहीं दिनेश शर्मा संगठन में रहेंगे या सरकार में, इसका निर्णय भी दिल्ली से होगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम की रेस में बेबी रानी मौर्य का नाम भी आगे चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी के पास। अकील, अभी हाल ही में प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र का शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठा, चर्चा की, मुलाकात हुई और तमाम तरह के मुद्दे पर बातचीत हुई होगी, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का गठन होना है। अब कल फिर बैठक होने वाली, तो कल जो दिल्ली में बैठक होने वाली है, इसमें सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व ही शामिल होगा या प्रदेश के नेतृत्व भी इसमें शामिल होगा? देखिए, दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसमें केंद्र संगठन के लोग ही शामिल होने वाले हैं। हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले वे जाकर उन लोगों से मुलाकात करके आ चुके हैं। हालांकि माना भी जा रहा है संभवतः की अगर बैठक होगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं, इस मामले में उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो अब मंत्रिमंडल जो बनेगा, योगी मंत्रिमंडल, उसमें कहीं ना कहीं तस्वीर अलग होने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। वजह यह है कि 2024 को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करेगी। निश्चित तौर पर एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी बदलाव दिख रहा है। इसके अलावा उन्हीं चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उन्हीं चेहरों को एमएलसी में शामिल किया जाएगा जो बेदाग होंगे, किन्हीं के आरोप ना लगे। तो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो मुलाकात की उस पर काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है, कुछ मैसेज लेके भी आए हैं, उसी हिसाब से काम भी यहाँ हो रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब क्योंकि होली है, होली का त्यौहार होने के बाद शपथ होगा और वहां पर उनके मंत्रिमंडल शामिल होंगे। लेकिन जो मंत्रिमंडल में पहले थे, जो जीत कर आए हैं, उन्हें तवज्जो दी जा सकती है। हालांकि जो मंत्रिमंडल में हारे हैं, जो विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बाहर किया जाएगा मंत्रिमंडल से, उन्हें एमएलसी भी नहीं बनाया जाएगा। ये माना जा रहा है कि जो नए लोग जीत के आए हैं, जो नए लोग हैं, उनको भी मौका भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार उसे देगी। हालांकि 2024 की तस्वीर साफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और शीर्ष नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं इस बार मंत्रिमंडल के चेहरे पर मोहर लगाएगी। अब सवाल ये उठता है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा क्या बने रहेंगे, क्या इनके अलावा बदलाव की जाएगी, 3 मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम में शामिल किए जाएंगे, इस पर भी चर्चा कहीं ना कहीं बनी हुई है। हालांकि ये माना भी जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम थे तो 2 बनाए जाएंगे, इसके अतिरिक्त भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे हैं तो इसको माना भी जा रहा है या तो उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी या कैबिनेट मिनिस्टर में दी जाएगी, क्योंकि वो फिर डिप्टी सीएम से नीचे आएंगे नहीं, तो या तो फिर उन्हें केंद्र के नेतृत्व में भेजा जाएगा। तो ऐसे में ये चर्चा का विषय जरूर यहाँ सियासी गलियारों में है। हालांकि अभी
कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तस्वीर साफ नहीं हुई है। यही माना जा रहा है कि जो बैठक होगी 16 को वहां पर दिल्ली में, तो उस बैठक में कहने के बहुत हद तक तस्वीर साफ कर दी जाएगी। हालांकि होली के बाद यहां पर शपथ होगा और उस शपथ ग्रहण समारोह को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र नेतृत्व लगेगी, क्योंकि पूरी तरीके से तस्वीर जो है वो 2024 पर जाकर टिकी है। क्योंकि 2024 की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें हैं, तो उसे पुनः पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पूरी ताकत लगाएगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक तो बेदाग जो होंगे वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो एमएलसी बनेंगे वो भी मंत्रिमंडल जो शामिल होंगे वो भी बेदाग होंगे, और ऐसे में उन सभी जाति समीकरण को सटीक बैठाते हुए मंत्रिमंडल में और एमएलसी के चुनाव में उतारेगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में उन चुनाव उन तमाम पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल में उन चेहरों को, उन जाति समीकरणों को, उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश उन चेहरों पर की जाएगी, जिस पर देखिए सहयोगी दल के अगर देखा जाए अनुप्रिया पटेल 12 सीटें जीती हैं, तो 12 सीटों पर माना जा रहा है एक कैबिनेट मिनिस्टर और राज मंत्री कहीं ना कहीं उनको दिया जा सकता है। निषाद पार्टी के 6 विधायक जीत के आए हैं, तो उनको भी माना जा रहा है कि एक कैबिनेट में या तो एक राज्य में, दो में से एक ही मिल सकता है, उन पर भी एक, लेकिन एक मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी दल का भेजे जाने की संभावना है। इसके अलावा जो लोग पहले मंत्रिमंडल में थे जो जीत के आए हैं, उन्हें शीर्ष बने रहने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि नए युवाओं को भी और जाति समीकरण के हिसाब से उन तमाम नए लोग जो जीत के आए हैं उन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मुख्य बात यह है कि मैनपुरी से जो भारतीय जनता पार्टी की सीट निकली है और इटावा से सदर की जो सीट निकली है, देवबंद से जहां सीट निकली है, तो इन तीनों लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर यादव बाहुल और मुस्लिम बाहुल इलाका है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वहां के वोट को लोकसभा चुनाव को समीकरण को साधने के लिए वहां इन तीनों चेहरों पे कहीं ना कहीं योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएगा, जिससे 2024 आसान हो सके। जी अखिल, अभी योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे नेता भी केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, तो क्या अभी सिर्फ एक मूड जानने की कोशिश की जा रही है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि जो वहां के जो शीर्ष नेता हैं वो क्या चाहते हैं, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई अपनी लिस्ट भी दी है, कोई अपनी मनपसंद लिस्ट की ये चेहरे वो चाहते हैं अपने कैबिनेट में, इन चेहरों को वो शामिल करना चाहते हैं? देखिए निश्चित तौर पे दी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने की स्थिति में है, क्योंकि चुनाव जीत के आए हैं और ये इतिहास उन्होंने तोड़ा भी है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री नहीं 5 साल मुख्यमंत्री रहे, नोएडा भी गए, कई ऐसे इतिहास रहे जो उसको उन्होंने पूरा किया, उसको तोड़ा है, नई इतिहास रची है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बार्गेनिंग की स्थिति में, तो वो अपने बार्गेनिंग में कहीं ना कहीं अपने करीबों को जो बढ़िया उन्होंने काम किया मंत्रिमंडल में रह के, अखिल मैं इसी में एक सवाल ऐड करना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा बिल्कुल अपनी मनपसंद की लिस्ट उन्होंने सौंपी होगी या अपनी मनपसंद जो नेता हैं विधायक है उनको बताया कि ये इनको मैं चाहता हूं कैबिनेट में इनको शामिल करना, तो अगर हम मनपसंद की बात करें योगी आदित्यनाथ के वो कौन कौन से खास पसंदीदा चेहरे हो सकते हैं जो वो चाहते हैं कि ये उनकी कैबिनेट में शामिल हो? देखिए वो सबसे पहले बात तो ये होता है कि कहने कहीं छवि साफ हो, ईमानदार हो, जिसने पहले व्यक्तिगत जैसे कैबिनेट मिनिस्टर जो रहे हैं जिन्होंने चुनाव जीत के आए हैं उसमें जो बेदाग रहे उनको तो उन्होंने पहले ही उस पर मुहर लगा दी है। ज्यादातर उम्मीद बताई जा रही है कि वो कहने को उस मंत्रिमंडल में रहेंगे, चाहे वो नंदगोपाल नंदी हो, नीलकंठ तिवारी बनारस से हो, ये तमाम लोग जो जीत के आए हैं वो कहीं ना कहीं उस मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, ये उम्मीद बताई जा रही। अब हम बात कर रहे हैं मैनपुरी, जैसे मैनपुरी में कहीं ना कहीं सदर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई, इटावा की सीट गई, देवबंद की गई, तो ये तीन जो मुख्य रूप से इस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सहमति इसलिए बनती नजर आ रही है क्योंकि यादव मुस्लिम बाहुल इलाका है वो, और वहां पर कमल कई साल बाद खिला है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 साधने के लिए वो ईमानदार प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पहली उनकी प्राथमिकता यही रही है कि जो ईमानदार है, भ्रष्टाचारी नहीं है, जो बेदाग है, उसे ही मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। अब पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में देखिए जिस तरह जो है वो आजमगढ़ खाता भारतीय जनता पार्टी का ना हो, लेकिन वहां की अगर सीटें जो वहां के जो करीबी रहे या गोरखपुर के रहे, उसे माना जा रहा है कि उन्हें एमएलसी वाले लिस्ट में जरूर डाला जाएगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक साधने की कोशिश की जाएगी 2024 में। राजनाथ सिंह के बेटे देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको भी माना जा रहा है, पंकज सिंह को, कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के आए। तो मुख्यमंत्री की उस पर भी सहमति जाएगी, क्योंकि रक्षा मंत्री भी है, तो उनके बेटे अगर कैबिनेट में होंगे तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश
आगे जाएगा। तो ये तमाम जो चेहरे हैं उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति बनती नजर आई है। हालांकि अभी देखिए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उनकी कितनी सहमति रही है, किन किन चेहरों पर मोहर लगाने की बात की है और उस पर शीर्ष नेताओं ने किस पर मोहर लगाई, क्योंकि इस बार 2024 को साधने की कोशिश होगी तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण उन चेहरों पर कि कहीं आसपास लोकसभा के 2-1 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डाल सके, ऐसे मंत्रिमंडल, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल अखिल, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस तरह से हर बार पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें लेकर आ रही है और यही वजह है कि उनको आसानी से सरकार बनाने में मदद मिल रही है केंद्र में। अगर हम सहयोगी पार्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी पार्टी है, निषाद पार्टी है, अपना दल है, क्या इनकी तरफ से किसी तरह की डिमांड रखी गई है कि वो ये चाहते हैं, इच्छा जाहिर की उन्होंने कि इतने उनके विधायक है जिनको मंत्री बनाना चाहिए, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की इच्छा जाहिर की गई है या फिर अभी वो इंतजार कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कितने मंत्री पद उनको ऑफर किए जाते हैं? देखिए, ये माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल को 2 मंत्रिमंडल के 2 विधायकों को उनको शामिल किया, क्योंकि उनकी सीटें 12 है। तो ऐसे माना जा रहा है ये कैबिनेट में और राज्य में जाए, क्योंकि उससे केंद्र में उनको खुद ही उनको नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो ऐसे में जो पूर्वांचल में जिन सीटों पे देखिए 12 सीटें जहां से जीत के सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल आई है, तो वहां कहीं ना कहीं वोट बैंक उनका है। तो लोकसभा में भी साधने के लिए उनको इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। हालांकि अभी कोई लिस्ट उनकी नहीं आई है, कोई डिमांड भी उनके सामने अभी नहीं आई है। हालांकि लेकिन माना जा रहा है निषाद पार्टी की अगर देखिए 6 सीटें जीत के आई है, लेकिन निषाद पार्टी को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब ऐसे में देखिए असीम अरुण मुख्यमंत्री के करीबी माने जा रहे हैं, राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर से जीते हैं वो भी कहीं ना कहीं करीबी माने जा रहे हैं। दोनों आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, एक आईएएस रहे, उन्होंने रिटायरी ली है असीम अरुण ने। तो कहीं ना कहीं उनको गृह विभाग में मिल सकता है, योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ऐसे लोगों को, बेदाग जो लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और सहयोगी दल को कहीं ना कहीं तवज्जो इस बात को लेकर दी जाएगी कि 2024 की रणनीति बनानी है, 2024 को फतेह करना है, तो सहयोगी दल को साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि देखिए ओम प्रकाश राजभर जिस तरह बाहर गए, स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर गए, दारा सिंह बाहर गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इनको खुश करने के लिए वो एक मंत्रिमंडल में एक चेहरा जरूर शामिल करेंगे। तो उस पर रणनीति भी बन रही है और हाईकमान कहीं शीर्ष नेतृत्व इस पर जल्द ही मुहर लगाती नजर भी आएगी। बिल्कुल अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का गठन होगा और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को बिठाया जाएगा और जिस तरह से दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की, जाहिर है उनका कद इस बार बढ़ गया है, तो उनकी पसंद इस बार खास ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जो फाइनल होगा कि कौन कौन से विधायक हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से फाइनल होगा, लेकिन इच्छा योगी आदित्यनाथ की इसमें ज्यादा दिखाई देगी।